हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करूँगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं अगले हफ्ते। कल का दिन फ्राइडे है, आज एक्सपायरी थी, और किस तरीके से मार्केट सेटअप बन रहा है। अगले हफ्ते फेड की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और आज जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था ईसीबी का, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का, जो वन ऑफ द बिगेस्ट है, जिसने क्यूई चलाया था और बहुत बड़ा पैसा छापा था, बहुत सारे नोट छापे थे। और वही चीज़ अभी मार्केट में हालत ख़राब हो रही है। यूरोप में भी इन्फ्लेशन 40-50 साल के हाईएस्ट लेवल पे है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रेट हाइक हुआ है वो उम्मीद से ज़्यादा हुआ है। 0.25 उम्मीद थी और हुआ है 0.5। तो क्या फेड भी 1% का रेट हाइक करेगा? और राइट नाउ मार्केट पगलाया हुआ है हमारा, लिटरली अगर उसको कहा जाए तो यही कहा जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि मार्केट अगले हफ्ते जो फेड है उससे पहले क्या ऊपर भागता जाएगा, बहुत ही कम चांसेस हैं। और राइट नाउ टेक्निकली अगर बात करें तो सारे टारगेट्स जो हम बात करते थे कि शायद चले जाएं, शायद हम वहाँ पहुँचें, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। निफ्टी का जो टारगेट था 580 का, वहाँ पे हम पहुँच गए, उसको पार भी किया। बैंक निफ्टी का जो टारगेट था 36,450, उसके भी पास हम पहुंच चुके हैं। काफ़ी सारे मतलब टाइम फ्रेम्स में हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस हिट कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स अपने अपर बॉलिंजर बैंड को हिट कर रहे हैं, जो कि एक काफ़ी रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ओवरऑल चीज़ें जो हैं अभी अगले हफ्ते रेंज बाउंड टू एक डिप, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर आपको लगता है कि लगातार ऊपर जाएगा तो अगले हफ्ते आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। जैसे पिछले हफ्ते हमने उम्मीद की थी मार्केट नीचे नहीं रहेगा, ऊपर आएगा, वैसे ही अब अगले हफ्ते की हमारी जो उम्मीद है वो ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, धीरे धीरे नीचे स्लाइड होगा और एक लेवल जो है बीच में कहीं पर जाके रुकेगा, और वो लेवल्स की बात हम यहाँ वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट फिलहाल क्या कर रहा है। यूएस फ्यूचर डाउन है, पहले नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा। राइट नाउ डाउन है, तो फ्लक्चुएशंस काफ़ी हैं, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। और जो डॉलर इंडेक्स है वो 107 के आसपास चल रहा है, पहले नीचे गया फिर ऊपर आ गया वापस। अब डॉलर इंडेक्स अगर आज रात में फिर से उठने लगा और 108 की तरफ बढ़ने लगा तो मान लीजिए अगले पूरे हफ्ते मार्केट गिरेंगे फेड के पहले, क्योंकि फेड से ये उम्मीद होगी कि यार अब 1% हाइक तो होना है। मार्केट अभी जो बाउंस हुआ है वो 0.75% को उम्मीद में लेके कि भाई ज़्यादा शायद फेड ना करे, शायद ज़्यादा ना करे, लेकिन जो ईसीबी ने किया है उसके बाद तो लगता है कि 1% का रेट हाइक होना ही होना है। तो ये फिलहाल ओवरऑल मैक्रो व्यू है। और मैंने जो एक चार्ट बनाया था, आपको बताया भी था कल जो अपने प्रॉफिट वाले वीडियो में, उसमें मैंने कहा था कि जो लेवल्स हैं डाउ जोन्स के रेजिस्टेंस को हिट करेंगे, हम ऑलमोस्ट टच कर गए थे कल भी, और आज हम वहाँ से गिरे हैं। तो डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो राइट नाउ रेड में है। नैस्डैक भी मोस्ट प्रॉब्ली सिर्फ टेस्ला के स्टॉक के दम पे ऊपर है, अदरवाइज बाकी सारे टेक स्टॉक्स नीचे ही हैं। सिर्फ टेस्ला 5-6% ऊपर है, जो कि नैस्डैक को मैनेज कर रहा है। अदरवाइज अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो ऑलमोस्ट सारे टेक स्टॉक नीचे हैं, डाउ जोन्स नीचे है, और जो एसएनपी है वो भी थोड़ा नीचे है। तो ओवरऑल क्लोजिंग आज की बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस की, उसको देख के ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ओवरऑल ग्लोबल थीम क्या रहने वाली है अगले 3-4 दिन। अगले वेडनेसडे को फेड की पॉलिसी है, वेडनेसडे को, तो हमारे पास सिर्फ 3 दिन है एक्ट करने के लिए, और हम एकदम हाई पे हैं, सारी चीज़ें ओवरबॉट एरिया पे है। तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि मार्केट क्या कर सकता है। ओवरबॉट मार्केट नॉर्मलाइज हो सकता है, थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है। मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, लेकिन एक नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद तो मुझे है अगले 3-4 दिन के अंदर। और बाय ट्यूसडे मोस्ट प्रॉब्ली वी विल बी लोअर देन दिस, और वो लोअर एरिया कहाँ पे होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन कुछ लेवल्स हैं जो मुझे लगता है कि पॉसिबल हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे, फिर कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लूँगा। यहाँ पे हम क्लोज हुए हैं 16,600 पे। 580 का हमारा रेजिस्टेंस था, उसके आसपास ही क्लोज हुए हैं। लास्ट में जो बाउंस आया, बहुत सारे लोग बोलेंगे ब्रेकआउट था, ये था वो। शॉर्ट कवरिंग थी, बहुत सारे शॉर्ट जो ट्रैप थे पिछले फ्राइडे में वो अभी तक कवर कर रहे थे। एक्सपायरी को तो सबसे ज़्यादा कवरिंग होती है। अब क्या ये कवरिंग कंटिन्यू रहेगी? क्या अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, या फिर जो बुल्स ने पैसे बनाए हैं वो डर के मारे वो बुक करेंगे? क्योंकि भाई जिसने पैसा बनाया है प्रॉफिट में वो निकलेगा। क्रिप्टो में रिसेंटली में 30 से 40% की रैली आई, और 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में 40% में से जो रैली थी, मतलब ऑलमोस्ट 20% साफ हो गई, 20% करेक्ट हो गया हाई से। तो ये दिखाता है कि अचानक से ही सारा प्रॉफिट बुकिंग होता है जस्ट बिफोर द इवेंट। तो क्रिप्टो ने ऑलरेडी दिखा दिया है कि सेंटिमेंट क्या हो गया है, कॉशियस हो चुका है, और हाई लेवल पे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यूएस मार्केट भी ऊपर से अभी गिरा है। इंडियन मार्केट कब गिरने लगे हमें नहीं पता, तो बी कॉशियस। जस्ट आई एम गिविंग यू ऑल थीम, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी 2 दिन बाद लोग बोलेंगे आपने कहा था, मैंने नहीं किया, ये हो गया वो हो गया, जो भी चीज़ें हैं। तो निफ्टी का ये फिलहाल लग रहा है मुझे कि 16,400 के आसपास तक हम जा सकते हैं। 350 से 400, अगर हमको ऊपर भी जाना है तो एक बार हम 350 से 400 तक जाएं, वहां पे सपोर्ट लें, फिर वापस से ऊपर आएं वेडनेसडे के बाद। ये पॉसिबिलिटी बेस्ट है मेरे हिसाब से।
अगर कोई गैप अप होता है तो 650 670 तक में हमको फिर से सेलिंग मिलेगी। कोई गैप अप, जो अभी तक चल रहा था कि गैप डाउन हुआ, बाउंस होता था, गैप डाउन हुआ, अगर गैप अप मिलता है तो मोस्ट प्रॉब्ली वहां से स्लाइड हो सकता है। तो कल के लिए पॉसिबिलिटी, अगर गैप अप मिला तो हम स्लाइड होंगे, गैप डाउन मिला तो थोड़ा फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होंगे, और जो भी मेजर ट्रेंड पकड़ेगा मार्केट वो 10-11 बजे 12 बजे के बाद पकड़ेगा, यूरोप ओपन होते होते। तो ये चांसेस हैं। तो अपर में 650 670 रेजिस्टेंस है, लोअर एरिया में 350 400 तक की पॉसिबिलिटी तो मुझे दिख रही है। दूसरा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 36,450 रेजिस्टेंस है, 450 200 पॉइंट अभी ऊपर है। लोअर साइड में 35,500 35,400 तक आपको सपोर्ट नहीं है। मेजर सपोर्ट 35,400 पे भी है और 35,750 पे भी है, लेकिन मेजर सपोर्ट 35,400 500 के आसपास है। मुझे ऐसा लगता है कि वेडनेसडे के पहले हम एक बार यहाँ से 700-800 पॉइंट 700-800 पॉइंट का डिप दे सकते हैं, और फिर उसके बाद वेडनेसडे के बाद ही जो होगा ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसा भी है। एक और सिनेरियो है कि अगर हम ट्यूसडे तक नहीं गिरे, मान लो मंडे, आज कल नहीं गिरे, मंडे नहीं गिरे, तो हम ट्यूसडे और वेडनेसडे को ज़्यादा गिर सकते हैं, क्योंकि फेड की फैक्टर इन तो होगी। अब वो अभी हो जाए तो बाद में बाउंस हो जाएगा, अगर अभी नहीं गिरे हम कल तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे को गिरे। तो दोनों पॉसिबिलिटी के लिए रेडी रहिए, लेकिन मार्केट को दिखाने दीजिएगा 15-20 मिनट वो क्या करना चाहता है, देन यू टेक ए डिसीजन। डोंट जस्ट जंप इन कि अरे गैप अप है सेल कर दें, गैप डाउन है बाय कर लें। मार्केट को आधा घंटा जो समय है आपको देना पड़ेगा अगले तीनों दिन, क्योंकि मार्केट अगले 3 दिन में क्या बहुत बड़ा रेट हाइक प्राइस इन करने के लिए ज़्यादा गिरेगा या फिर नहीं, उसको बोलेगा यार छोड़ो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, जो होगा वेडनेसडे को देखेंगे, थर्सडे को देखेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो यही है कि मार्केट कल भी ना गिरे, मंडे ना गिरे, लेकिन ट्यूसडे गिरेगा ही गिरेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। मोस्ट प्रॉब्ली मंडे से ही या कल से ही मार्केट प्राइस इन करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम लोअर एरिया से बहुत ऊपर है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आया, फेड ने हॉकिश टोन रखी, रेट हाइक बड़ा कर दिया और ये कह दिया कि हम आगे चल के और एक बड़ा रेट हाइक कर सकते हैं, तब तो मार्केट एक ही दिन में 500 पॉइंट निफ्टी और 2000 1,500 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी भी गिर सकता है। तो मार्केट उतना रिस्क लेगा नहीं, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, यहाँ पे कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करूंगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने स्टॉक्स के एनालिसिस को। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ पे बात करना चाहता हूँ आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं और ऑप्शन से रिलेटेड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ऑडियो बुक रिसेंटली में मैंने सुनी, कुकू एफएम में, द ऑप्शन गाइड। तो आप भी इसको सुन सकते हैं, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग द माइंड सेट, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या माइंड सेट रखना है, रिस्क कैसे रखना है, रिवॉर्ड कैसा हो सकता है और किस तरीके से आप अपने आप को बेटर बना सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस ऑडियो बुक में। तो आप इसको सुन सकते हैं कुकू एफएम में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट मैंने लिंक दे दिया, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। कुकू एफएम का लिंक है। यहाँ पे SL50 कोड अगर आप यूज करेंगे तो एनुअल मेंबरशिप आपको 50% डिस्काउंट में मिल जाएगी, जो कि आपको स्टार्ट करने में मदद करेगी और सीखने में मदद करेगी। यहाँ पे हिंदी में भी आप ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, इंग्लिश में सुन सकते हैं, तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे ऑडियो बुक्स सुनने को मिलती हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आइए चलते बात करते हैं अपने एनालिसिस के बारे में, तो ज़रूर चेकआउट करिएगा वीडियो का पिन कमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा स्टॉक्स की। सबसे पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। आज बहुत खुशी खुशी में ऊपर गया है। मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरीके की खुशी में ऊपर गया है उसके बाद इसके बड़ी बुरी गत की है, बड़ी बुरी हालत की है लोगों ने। मुझे लगता है 940 950 के एरिया में फिर से अगर बाउंस मिलता है, कल आपको मोस्ट प्रॉब्ली एक डिप मिलना चाहिए, लेकिन अगर डिप नहीं मिला और ये गैप अप खुला, पूरा का पूरा गैप अप गिव अप कर सकता है। ये इंडसइंड बैंक मुझे लगता है एक बार फिर से 900 के आसपास जाके स्टेबलाइज होगा, उसके बाद ही इसकी अगली रैली कंटिन्यू रह सकती है। टेक्निकली बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ये बहुत ओवरबॉट हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा जैसे चेजिंग होती है ना कि चलो यार मार्केट को मैनेज करना है तो इंडस्ट्री में पैसा डाल दें, इसमें पैसा डाल दें, वैसा लग रहा है कि मुझे इसको यूज़ किया गया है। तो इसको नींबू की तरह निचोड़ भी सकते हैं कल के दिन। तो जस्ट बी कॉशियस, डोंट चेज दिस स्टॉक। मेरे हिसाब से अगर ये एक बार दोबारा से 900 तक आए तो इसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। राइट नाउ अगर गैप अप मिले, चेज बिल्कुल मत करिएगा, लपेटे जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इसके उसमें दिख रहा है। बजाज फाइनेंस, इसके बारे में हम लास्ट 2-3 दिन से बात कर रहे थे कि इसका एक टारगेट है 60 to 90 तक जा सकता है। वो आज पहुंच भी गया भाई साहब, धीरे धीरे छुपे रुस्तम की तरह। अब बजाज फाइनेंस में मेरे हिसाब से ज़्यादा अपसाइड नहीं है। यहाँ से एक डिसेंट करेक्शन ड्यू है बजाज फाइनेंस में भी। एक बार ये 6000 या 6050 तक जाए, सपोर्ट ले, वहाँ पे मैं बाय करूँगा अगले रैली के लिए। ये मेरा व्यू है। हो सकता है चला जाए, आप बोलो अरे वो तो चला गया, लेकिन मैं चेजर नहीं हूँ। मैं बाय द डिप करता हूँ या सेल द बाउंस करता हूँ। तो मेरे हिसाब से इसको 6050 से पहले मैं बाय करने की कोशिश नहीं करूँगा। निकल जाएगा तो निकल जाएगा, छोड़ दो, डोंट रिग्रेट कि यार अरे मौका निकल गया। मौके बहुत मिलेंगे हज़ारों। उसके अलावा जो स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स। ऑयल प्राइजेस
ठीक ठाक है 104 105 पे। तो आज जो था ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी गिरे थे, तो उसके बाद ये एशियन पेंट खुशी खुशी ऊपर चला गया। अब ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुए हैं, फिर से ऊपर गए हैं 105 104 के आसपास। तो मुझे लगता है फिर से ये थोड़ा पीछे की तरफ इसको खींचेंगे, लेकिन ओवरऑल अब आप देखो ये धीरे धीरे अपने लो को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों को, जिनको मैं बोलता था कि यार इसको खरीदना पड़ा, मतलब खरीदना चाहिए 26-2700 पे, दोबारा ये मौका मिले ना मिले, क्योंकि क्रूड ऑयल मुझे लगता है धीरे धीरे नीचे आएगा ही। हो सकता है 1 महीने और लगे, लेकिन अगर रशिया का इशू नहीं बढ़ा तो, रशिया का इशू बढ़ गया तो फिर नहीं कह सकते, क्योंकि रशिया भी इस समय काफ़ी नाटक कर रहा है गैस सप्लाई और इस सब को लेके। कल को क्रूड सप्लाई को लेके भी कुछ भी नाटक किया तो इसका प्राइस शार्पली बहुत तेज़ी से स्पाइक हो सकता है। अगर रशिया कुछ ना किया तब की बात कर रहा हूँ, अगर रशिया किया तो फिर से 26-2700 तो आराम से पहुँच जाएगा। लेकिन फिलहाल लग रहा है रशिया कुछ अभी नहीं कर रहा है, हो सकता है अगले महीने तक करे। तो फिलहाल के लिए 2950 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके अलावा अब बैंकिंग में बात करता हूँ। बैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारे के सारे बैंक अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को हिट कर रहे हैं, और उस रेजिस्टेंस से अभी अभी कोटक पलटा है आज। अगला नंबर है एक्सिस बैंक का, 720 पे इसका रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है यहाँ पे लड़ेगा भिड़ेगा, लेकिन ये भी यहाँ से कम 2 to 3% का डिप यहाँ पे आना चाहिए। बुरे दिन में, जिस दिन बुरा दिन आएगा बैंक निफ्टी का, उस दिन एक्सिस बैंक आपको 2 to 3% गिरता हुआ दिखेगा। उसके अलावा जो अगला बैंक है वो है आपका आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक 786 पे है। आज के इतने उठा पटक और रैली में भी आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का जो ट्रेंड है अब मुड़ रहा है। एक्सिस बैंक का आज रेजिस्टेंस हिट हुआ है, इंडसइंड बैंक का आज रेजिस्टेंस हिट हुआ है, वो तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया उसने, लेकिन कोटक का रेजिस्टेंस हिट हो चुका था तो आज गिरा है। अब अगला नंबर है आईसीआईसीआई बैंक का। उसके अलावा आपका एसबीआई 512 515, हम बात कर रहे थे कि 510 तक जा सकता है, वो पहुंच भी गया, उसको पार भी कर गया। तो अब इसका भी टारगेट अपसाइड का पूरा है। मुझे लगता है यहाँ से एक बार 495 498 तक जाए, वहाँ सपोर्ट ले, तो अगली रैली के लिए एक तैयारी अच्छी होगी। तो मैं इसको, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे खरीदने लायक नहीं। यहाँ से एक डिप तो बनता ही बनता है, और वो 2 से 3% का बनता है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए जब ये स्टॉक्स थोड़े से पुल बैक करेंगे तो आपका बैंक निफ्टी भी पुल बैक करेगा। तो यू हैव टू बी कॉशियस इन दिस थिंग, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक ऊपर गया, इतना भी ऊपर नहीं गया था, लेकिन वहाँ से और मतलब रैली कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। आप देखो 1370 पे इसको फिर से सेलिंग मिल रही है। तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि मार्केट में सब कुछ स्ट्रांग था। अगर आप देखें तो मार्केट को उठाने वाले जो थे मेजर कंट्रीब्यूटर, अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो आपका इंडसइंड बैंक एक मेजर कंट्रीब्यूटर था, एक्सिस बैंक मेजर कंट्रीब्यूटर था, और अगर आप अगर आप बाकी निफ्टी वाले स्टॉक की बात करें तो बजाज फाइनेंस बाद में दोनों बजाज ट्विंस रॉकेट हुए। आपने यहाँ पे देखा एशियन पेंट्स अच्छे से भागा, उसके बाद एलएनटी और आपका इन्फी। तो ये कुछ 3 से 4 स्टॉक यहाँ पे संभाले हुए थे, और बैंकों में इंडसइंड एक्सिस मेजरली संभाल रहे थे, थोड़ा सा एसबीआई भी आपका संभाला हुआ था। तो ये ओवरऑल मोर ऑफ शॉर्ट कवरिंग प्लस इंडेक्स मैनेजमेंट था, ना कि आपको ये बताना कि यार अब तो हम नई रैली नया हाई बना रहे हैं। तो फेड के पहले मेरे हिसाब से थोड़ा सा पुल बैक उम्मीद है। फेड में अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं हुआ तो अगली रैली के लिए अपन जम के खरीदेंगे। लेकिन अगर फेड ने नेगेटिव सरप्राइज कर दिया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बार हम फिर से 15,000 का लेवल देखेंगे, 15,500 हो सकता है, एक हायर लो बनाएंगे या फिर हम लोअर लो बनाएंगे, वो समय बताएगा। लेकिन अगर हम यहीं से लौट गए तो मोस्ट प्रॉब्ली लोअर लो बनने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो इससे पहले वाला हाई था वो 16,800 था, और इस बार का हाई उससे नीचे हो जाएगा, तो वो एक नेगेटिव साइन रहेगा। तो ये फिलहाल स्टॉक्स थे, ये मेरा व्यू था। आईटी स्टॉक से थोड़ी संभल के, क्योंकि जब भी फेड आएगा पिक्चर में तो आईटी स्टॉक, टेक स्टॉक गिरेंगे। आईटी स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दी है। कुछ आईटी स्टॉक जैसे टेक महिंद्रा ने काफ़ी अच्छी रैली दी है, टेक महिंद्रा नहीं, माइंड ट्री ने काफ़ी अच्छी रैली दी है, इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छी रैली दी है। उसके अलावा आपका इसने ज़्यादा अच्छी रैली नहीं दी है बाय द वे, विप्रो ने। तो जो ये दो हैं, और टीसीएस ने भी ठीक ठाक रैली दी है, लेकिन जो मेजर रैली आई है वो माइंड ट्री में आई है और आपकी इन्फोसिस में आई है, और ये दोनों हैवी वेट्स हैं, और ये दोनों पूरे आईटी सेक्टर को नीचे खींच सकते हैं। तो थोड़ा संभल के, दो इंडेक्स स्टॉक के दम पे हम यहाँ पे आए हैं, तो ये थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है अगले वीक के करेक्शन में। तो ओवरऑल सारी चीज़ें एक ओवरबॉट जोन से नॉर्मलाइज हो, और फिर हम अगले हफ्ते फेड के बाद बाय करेंगे खुल के, टेंशन फ्री होके, कि पता रहेगा कि फेड क्या बोल रहा है। लेकिन उससे पहले अगर फेड आप पहले ही मान के बैठो कि फेड क्या बोलने वाला है, तो फिर ये खतरा हो जाएगा। तो ये मेरा व्यू है। आप अपना ज़रूर एनालिसिस करिए ट्रेड करने के पहले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मेरे सारे सोशल मीडिया के जो लिंक हैं वो इस वीडियो के पिन कमेंट में एक लिंक ट्री का लिंक है, उससे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी वहाँ पर दिया है। बहुत सारे बॉट चैनल्स, फेक चैनल्स हैं, तो उनको ज़रूर रिपोर्ट कर दिया करिए। सारे लोग रिपोर्ट कर दिया, अगर रिपोर्ट करने से वो डिलीट हो जाता है।
और बच के रहा करिए। कभी भी कोई भी कहीं से भी फेक आईडी से अगर आपको अप्रोच करता है, मैसेज करता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो फेक है, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से कभी मैसेज किसी को नहीं करते हैं। तो जस्ट बी कॉशियस। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर। थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड वीडियो के पिन कमेंट को जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।